नमस्कार, मैं क्रांति कुंज और आज हम बात करेंगे सबसे चर्चित युद्ध के बारे में। इजराइल, ईरान और यूएस। इस युद्ध से सभी लोग त्रस्त हैं। अगर दुनिया में वर्ल्ड वार की बात की जाए तो ऐसी ही कुछ परिस्थिति दिखती है जिसे हम वर्ल्ड वॉर का नाम देते हैं, जब पूरे वर्ल्ड में लगभग सभी देश इससे प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करें ताकि इस युद्ध का पूरा डिटेल इवेल्युएशन हम कर पाए। सबसे पहले चलते हैं कि क्या ये युद्ध जो आज हम देख पा रहे हैं, इसकी शुरुआत हाल फिलहाल हुई थी? 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो हमें डेट दिया जाता है कि आज पहली बार हमला किया गया, बिल्कुल नहीं। किसी भी युद्ध का आधार काफी लंबे समय से लिखा जाता है। हाँ, वो एक्ट जब होता है तो हम बोलते हैं युद्ध की शुरुआत हो गई, लेकिन उसकी आधारशिला काफी पुरानी होती है। तो ईरान के युद्ध की आधारशिला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ईरान के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। 1935 में पर्सिया से नाम बदलकर ईरान किया गया। यानी कि 1935 वो समय है जिससे पहले ईरान, जिस जगह को आप ईरान के नाम से जानते हैं, इससे पहले इसे पर्सिया बोला जाता था। यहां आपको सिया बहुल मुस्लिम मिलेंगे, यानी सिया और सुन्नी दो मुख्य मुस्लिम धारा हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड रहते हैं। तो यहां आपको ईरान में सिया बहुल मुस्लिम मिलेंगे। ये गल्फ कंट्रीज के बीच में बसा हुआ है। यानी अगर हम बात करें कि इसके आसपास कौन से देश हैं, तो ओमान, दुबई, ये सारे कंट्रीज आपको इसके आसपास दिखेंगे। पूरी कहानी शुरुआत होती है इसकी 1979 से। 1979 ही वो वक्त था जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन उसका नाम था, जो बेस बना इस करेंट वॉर का। यानी अगर इस इवेल्युएशन से पहले की बात करेंगे तो वहां पे पर्सिया में, उस समय के पर्सिया में कैसी व्यवस्था थी? तो उस समय के पर्सिया में व्यवस्था ये थी कि पाश्चात्य सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर जिसकी हम बात करते हैं वो हावी था। लेकिन बाद में मुस्लिम यानी दक्षिण पंथी लोग वहां पे आए और जिसका नेतृत्व कर रहे थे अयातुल्ला खामिनी, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, जो एक जिस वंशज का एक लीडर अभी हाल फिलहाल मारा गया है। वो लीड कर रहे थे इस पूरे रिवॉल्यूशन को, जिसका नाम दिया गया इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन में हुआ क्या? इस रिवॉल्यूशन का मुख्य काम था कि वेस्टर्नाइजेशन को ईरान से हटाना और दक्षिण पंथी विचारधारा को वहां पे अप्लाई करना। उन्होंने इसे फुल्ली इस्लामिक स्टेट बना दिया। यानी वो चाहते थे, अगर हम इसको दूसरे भाषा में इस युद्ध या रिवॉल्यूशन को नाम दें, तो वो धार्मिक क्रांति होगी। यानी वो वेस्टर्न कल्चर को वहां से हटाना चाहते थे, जो खुलापन आया था। यानी स्त्रियों का काम करना, स्त्रियों को का वस्त्र किस तरह पहना जाए, वो कपड़े कैसे पहनेंगे, उनकी आदतें कैसी होंगी, इन सब चीजों पे इस्लामिक कल्चर हावी हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आयतुल्ला खामिनी, जिसकी बात हम लोग बार बार करते हैं। यहीं से शुरुआत हुई जब उन्होंने ईरान पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो उन्होंने यूएसए और इजराइल को शैतान का दर्जा दिया। यानी कि अगर हम उर्दू भाषा में बोलते हैं तो शैतान उन लोगों को बोला जाता है जो इंसानियत के खिलाफ होता है, जो उस पर हमला करता है। तो खामिनी जो लीडर थे, उन्होंने इन दोनों को शैतान का दर्जा दिया। लेकिन ठीक इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले यूएसए, इजराइल और ईरान एक बहुत गहरे और अच्छे मित्र हुआ करते थे। सारा कुछ बदला इस रिवॉल्यूशन के बाद, और जब उन्होंने इन दोनों कंट्रीज को, इजराइल और यूएसए को, शैतान का दर्जा दिया, तो चीजें बदलने लगी। चीजें इस तरह से बदली कि अयातुल्ला खमीनी ने उस देश को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में लिया और ये भी चाहा कि हमारे आसपास जो गल्फ कंट्रीज हैं, ओमान, दुबई, जिनकी हम बात करते हैं,
वो हमारे तरह से चले। और इज़राइल एक मजबूत कंट्री और यूएसए भी एक मजबूत कंट्री के रूप में जाना जाता था। दिक्कतें तब शुरू हुई जब न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि जिसको परमाणु बम के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा वर्ल्ड वाइड होती है कि अगर आपको इस पूरे विश्व में सुरक्षित रहना है तो आपको न्यूक्लियर पावर बनना होगा, नहीं तो कोई भी आपको न्यूक्लियर पावर की धमकी दे सकता है और वहां से चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर चाहता था इजराइल की ईरान डेवलप ना कर पाए, क्योंकि इजराइल अगर साइज वाइज देखेंगे तो काफी छोटी कंट्री दिखाई देती है। और चूंकि ईरान इजराइल को किसी भी आंख सुहाता नहीं था, यानी उन्होंने पहले ही इजराइल और यूएसए को शैतान घोषित कर दिया था, तो वो सोचते थे इजराइल वाले कि अगर ये न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो हो सकता है इजराइल पे पहला खतरा हो और उसके पूरे वर्चस्व पे सवाल उठना शुरू हो जाए, उनका पूरा जो वजूद है वो कहीं ना खत्म हो जाए। और इसी का बार बार रट्टा लगाते हुए आपको नेतन्याहू दिखेंगे कि हम ईरान पे इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियर पावर डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो डेवलप करेगा तो वो हमें शैतान मानता है और वो मुझे डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेगा। ये तो पूरा कारण हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण। और अब बात करते हैं यूएसए की। यूएसए से इनका क्या लेना देना था? तो यूएसए हमेशा से लीडर्स के हिसाब से अपने पावर्स को दिखाता आया है। इससे पहले अगर बात करेंगे तो मिशेल ओबामा एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हुए। उन्होंने शांति के तरफ झुकाव दिया, यानी कि उस समय जब मिशेल ओबामा प्रेसिडेंट थे वहां के, तो उस समय जब ईरान से उनकी बात हुई तो वो उन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप रिएक्टर पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप शांति बनाए रखने के लिए ये काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का समझौता उनके टाइम पे हुआ और चीजें एकदम से शांत हो गई थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पे आए तो उन्होंने साफ किया कि हम वो सारी बातों को खारिज करते हैं जो ओबामा ने किया था। अब आते हैं कि चीजें खराब होनी शुरू कब से हुई। एक्चुअली जब आप नेतन्याहू और अपने डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे अभी, तो समझ में आता है कि इजराइल डोमिनेट होता हुआ दिखता है यूएसए पे, जबकि यूएसए को पूरी वर्ल्ड एक ऐसे कंट्री के रूप में जानती है जिसका वर्चस्व है, जिसके पास डिफेंसिव हथियार काफी उच्च दर्जे के हैं, वो किसी पे हमला कर सकता है। लेकिन इजराइल का इतना बड़ा वर्चस्व क्यों है? तो जब आप कंपनीज के हिस्ट्री को देखेंगे जिसके बदौलत उनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी है, यानी हम यूएसए को मजबूत क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। इकोनॉमी बड़ी होने का कारण क्या है? अगर हम 23 ट्रिलियन का इकोनॉमी यूएसए को बोलते हैं तो उसमें 3 ट्रिलियन माइक्रोसॉफ्ट के, लगभग 2.8 ट्रिलियन टेस्ट स्पेस एक्स वगैरह का, यानी इन सारे बड़े बड़े कंपनियों को मिलाकर ही तो यूएसए का पूरा इकोनॉमी बना है। और जब इन कंपनियों के डेप्थ में आप जाएंगे तो वहां आपको इजराइल का एक डोमिनेंट सी दिखेगा। वो डोमिनेंसी मतलब जो फाउंडर्स आपको मिलेंगे उनका इजराइल से कनेक्शन है, और इसी वजह से आपको इजराइल का इतना बड़ा इंपैक्ट यूएसए पे दिखता है, जबकि हम मानते हैं कि यूएसए वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी और मजबूत देश है। अब आते हैं दूसरे पहलू पे। इजराइल ने क्या अपने लिए यूएसए को यूज किया? तो अभी हमें कुछ वैसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि यूएसए सिटीजन से, यूएसए के अंदर से जो आवाजें आ रही है उससे यही समझ में आ रहा है कि इस युद्ध से उन्हें डायरेक्टली कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम कि यहां पर जिस स्थिति में हम खड़े हैं, युद्ध की स्थिति क्या हुई। जब ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी तो यूएसए और ईरान में बात चल रही थी कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उस पर किस तरह से समझौता कर सकते हैं। बात के दौरान ही यूएसए और इजराइल ने उन पर हमला कर दिया।
और हमला इतना भयानक था कि उनके एनर्जी सेंटर्स पे हमला किया गया। और जब ये हमला हुआ तो ये माना जाता था इस हमले से पहले कि इजराइल के पास जो आयरन ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम जिसे बोलते हैं आप, एंटी मिसाइल सिस्टम बोलते हैं, जो अगर मिसाइल कोई आपके दायरे में आता है तो वो उसे दूर में ही नष्ट कर देता है ताकि वो आपके देश पर अटैक नहीं कर पाए। वो बिल्कुल अभेद है। ऐसी परिकल्पना पूरे दुनिया में फैलाई गई थी, या सही भी होगी। लेकिन जब इस युद्ध के दौरान उनके सिस्टम्स काम नहीं करने लगे, ईरान आसानी से अपने मिसाइल को इजराइल के किसी अंदरूनी क्षेत्र में फायर कर सकता था, वहां अटैक कर सकता था। तो इससे समझ में आया कि हथियार की जब तक टेस्टिंग युद्ध स्थली में नहीं हो तो आप किसी भी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसी 4-5 चीजें और उजागर हुई इस युद्ध के दौरान। यानी कि अगर आप महाशक्ति के डर से उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं या मान के चल रहे हैं कि आप हार जाएंगे, तो जरूरी नहीं आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि आप जिस डिफेंसिव हथियार से डर रहे हैं, हो सकता है उसकी वास्तविकता कुछ और हो, जो टेस्ट होने के बाद पता चले। यानी युद्ध स्थली में उनका वो आयरन ड्रोन सिस्टम और कुछ भी एंटी मिसाइल सिस्टम जितने थे वो सारे कोलैप्स कर गए। एक डर भी खत्म हुआ कि आप महाशक्ति हैं या कुछ भी हैं, अगर सामने वाला देश अपने हालात पे डट कर आपसे युद्ध करेगा तो आप उसे हरा नहीं सकते। और धीरे धीरे युद्ध में प्रोग्रेस हुआ। ईरान ने धमकी दी कि हमारे आसपास जो देश हैं मैं उन पे अटैक करूंगा जिनका यूएसए पे वर्चस्व है। यानी यूएसए उन सब सारे देशों को डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ईरान ने उन पे अटैक करना शुरू किया और चीजें बड़ी होने लगी। स्ट्रीट ऑफ हार्मोज एक ऐसा शस्त्र ईरान के पास था जिसको बंद करने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। क्यों हिली? क्योंकि यही वो रास्ता था जिससे लगभग 80% तेल का खेप एशिया की तरफ और अन्य देशों की तरफ जाता था। और बिना तेल के, बिना गैस के आप ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते आज के डेट में, क्योंकि हम जंगलों से बहुत आगे आ गए हैं। अब हमारी निर्भरता गैस और ऊर्जा पे इस तरह से हो गई है कि अगर 2 घंटे 3 घंटे भी आपके घर में ऊर्जा नहीं हो, ऊर्जा का मतलब बिजली ना हो, गैस नहीं हो, तो आप अधूरा सा फील करते हैं। आपको लगता है कि आप कैसे जिएंगे। इतनी निर्भरता जिन चीजों पे उसकी अगर सप्लाई पे बात आ जाए, रुक जाए, तो हो सकता है कि आपके देश के अंदर ही विद्रोह शुरू हो जाए। तो जब स्ट्रीट ऑफ हार्मोज को उसने रोका और बोला कि सारे देश मिलकर प्रेशर बनाए कि जब तक यूएसए और इजराइल अटैक नहीं रोकेगा ईरान पे, तब तक हम इन चीजों को खत्म नहीं करेंगे। यानी स्ट्रीट ऑफ हार्मोज से कोई भी जहाज आने जाने नहीं देंगे। इसमें भारत कहां खड़ा था? भारत के तरफ से एक गलती क्या हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस युद्ध के जस्ट पहले इजराइल बुला लिए गए, गए नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। बुला लिए गए का मतलब होता है कि इनविटेशन दिया गया हो या धमकाया गया हो, क्योंकि बुलाने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि इज्जत के साथ ही आपको बुलाया गया हो। और जिस तरह का देश होता है वो आपको उसी तरीके से बुलाता है। अगर आपसे मजबूत देश है कोई, तो वो आपको लालच दे के बुलाता है या डरा के बुलाता है। हाँ, इनविटेशन में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन अगर आप हिडन फिगर में देखेंगे तो आज भी दुनिया साम्राज्यवादी विचारधाराओं पे ही चल रहा है। हम लाख बात कर लें डेमोक्रेसी की, लाख बात कर लें लॉ रूल्स सारे चीजों की, लेकिन साम्राज्यवादी विचारधारा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इस विचारधारा को इंप्लीमेंट करने में ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ा है कि अगर हमारे पास शक्ति है तो हम किसी भी देश में घुसकर वहां अटैक करेंगे, सारे नियमों कानूनों को ताक पर रखकर आपको नष्ट कर देंगे। अब इजराइल यात्रा जो नरेंद्र मोदी की थी, वो किस तरह से बुलाया गया था इस पर बात नहीं करते, लेकिन उनके जाने से हमें हानि क्या हुई।
ठीक जब आप इजराइल के पास जाते हैं, उनसे मेडल लेते हैं, मेडल ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक सोने का तमगा होता है जिसमें एक पट्टा डाल दिया जाता है, उसे एक नाम दे दिया जाता है और उसे पहना दिया जाता है, इतना ही मतलब होता है। अब उसे कोई इज्जत की तरह लेता है, कोई लौटा देता है, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, ये व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफी महिमा मंडन करके उसे अपने गले में उतारा और इसके कारण से तत्कालिक तौर पे वो ईरान की नजर में चढ़ गए, जिसके कारण से हमारे भी जहाज स्ट्रीट ऑफ हार्मोज में फंस गए। और चूंकि जब हमें आभास हुआ कि हमने गलती की है, प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके इस समय पे जाना गलत नहीं था, ये टाइमिंग गलत थी, ये निर्णय हमारा गलत था, तो फिर धीरे धीरे इसको ओवरकम किया गया, बात की गई वहां से और धीरे धीरे अब हमारा जहाज का खेप वहां से क्रॉस हो रहा है। ये पूरी बात थी जिसको ईरान ने रिस्पॉन्ड के तौर पर किया, स्ट्रीट ऑफ हार्मोज बंद किया। यूएसए और इजराइल की सोच इस युद्ध को लेके ये थी कि वो घुसेंगे ईरान में, उसके टॉप लीडर को मार देंगे, उनकी हत्या भी कर दी गई थी, और वो घुटने टेक देगा। लेकिन ये होता हुआ बिल्कुल नहीं दिखा। ईरान अपने जगह पे खड़ा रहा, वो लगातार अटैक करता रहा और अभी तक कर रहा है। स्थिति ये हो गई है कि ट्रम्प और नेतन्याहू खोज रहे थे ऐसे लीडर्स को जो उनका साथ दे, कहीं ना कहीं कोई मध्यस्थता करे और इस युद्ध को रोक दे, क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा तो ईरान का तो सब कुछ लगभग कोलैप्स हो चुका है, लेकिन वो इजराइल और यूएसए को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अभी जो करंट सिचुएशन इस युद्ध का है, 5 दिन का स्टे लगा है। यूएसए यानी ट्रम्प वहां से बोल रहे हैं कि ईरान ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है ताकि वो मजबूत दिख सके, लेकिन ईरान का कहना है कि उन्होंने अपने तरफ से कोई इनविटेशन नहीं भेजा है, अपने चरित्र को, अपने इमेज को मेंटेन रखने के लिए कि हम मजबूत देश हैं, तो हमसे कैसे कोई जीत सकता है। इसको मेंटेन करने के लिए ट्रम्प खुद ही बयान जारी कर रहे हैं, खुद ही से, जबकि कोई बात नहीं हुई। ये ईरान का पक्ष है, कौन सही कौन गलत इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। आप ज्यादा से ज्यादा रॉयटर्स, अल जजीरा, जो वर्ल्ड ग्लोबल चैनल्स हैं, जो ऑथेंटिक न्यूज परोसते हैं, उन पर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी न्यूज कहां से मिलता है? क्या वो ट्रंप के दिमाग में घुसकर, या ट्रंप जहां अपनी गोपनीय बैठक करते हैं वहां से घुसकर न्यूज लाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं एक स्टेज पर चीजों को देखकर समझना होगा क्या सही है और क्या गलत। ये तो हुआ इस पूरे युद्ध की चर्चा। अब बात करते हैं, क्या युद्ध का कारण जो होता है, क्या हमेशा वही कारण होता है जो दिखाई देता है, या उसके कारण कुछ और होते हैं जिसे ढकने के लिए युद्ध जैसी नीतियों का हमेशा सहारा लिया जाता है? देखिए, राजनीति में एक बात कॉमन है, आप इंडियन पॉलिटिशियन की बात करें, यूएस पॉलिटिशियन की बात करें, चाहे दुनिया के किसी भी देश की पॉलिटिशियन की बात करें, एक बात तो साफ है कि अच्छा होना जरूरी नहीं है, अच्छा दिखना जरूरी है। क्योंकि परसेप्शन आपको लीडर बनाता है, चुनाव जिताता है। जिस देश के लोग जितने ज्यादा शिक्षित और अवेयर होंगे, वहां का लीडर उतना बेहतर हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ट्रंप को देखकर, या ट्रंप को जिस देश ने चुना, वहां देखकर हमें ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता। तो यहां समझने वाली बात यह है कि क्या इस युद्ध का कारण ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर का बनाना था, जिससे इजराइल के पूरे अस्तित्व पे खतरा आता, या कुछ और था? अगर मेरी समझ की बात करें तो मैं लगातार चीजों को देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं और सच्चाई के नजदीक जाने की कोशिश करता हूं, ना कि सच्चाई तक पहुंच पाता हूं। इस बात का दावा कोई नहीं कर सकता कि हम जो बोल रहे हैं वो सच ही है। हम बस सच्चाई के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो दुनिया में कई ऐसे युद्ध लड़े गए हैं जो ढकने के लिए लड़े गए, किसी भी चीज को ढकने, अपने चरित्र को बचाने के लिए,
लड़ा गया है युद्ध बहुत सारा। तो इस युद्ध का कारण अगर ढूंढा जाए तो ये सिर्फ 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से नहीं कनेक्ट करता है, ये युद्ध एप्स्टीन फाइल से भी कनेक्ट होता है। एप्स्टीन फाइल क्या है लगभग लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूं कि ये एक ऐसी फाइल थी जिसमें दुनिया के टॉप लीडर्स, ब्रिटेन के राजशाही घराने के जो कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें काफी सम्मान दिया जाता है, उनका नाम आया। और इसमें होता क्या था कि एप्स्टीन नाम के व्यक्ति, एक आइलैंड था, वहां सारे लोग जाते थे और वहां माइनर गर्ल्स का, यानी कि छोटी बच्चियों का, या कह लें कि 12-13 साल की, 18 साल की बच्चियों का रेप किया जाता था, सेक्सुअल वायलेशन किया जाता था उनके साथ। और और भी बहुत कुछ किया जा सकता है जो नहीं बोल सकते, क्योंकि इंसान मतलब इतना भी गिर सकता है कि जानवर से बदतर हो जाए, ऐसी कृत वहां देखने को मिलती है। और ऐसे अगर देखा जाए आज के जमाने में तो इंसान जानवर से बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे अच्छे से। तो वहां जब ऐसी घटनाएं हुई तो उससे साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट सामने आया कि आप जब भी किसी प्रधानमंत्री के बारे में सोच रहे हो, किसी राष्ट्रपति के बारे में सोच रहे हो, किसी उद्योगपति के बारे में सोच रहे हो, तो आप अपना परसेप्शन इस आधार पे नहीं बनाए कि वो इतना दूर पहुंचा तो अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं। हो सकता है सबसे बड़ी दरिंदगी उन्हीं के अंदर छिपी हो। तो आप हमेशा अपने देश के लीडर को, जैसे नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया है, और एक पूरी है अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका भी नाम आया है, तो इनका नाम आना ये काफी सोचने वाली बात है कि हम जिन लीडर्स को चुनते हैं क्या वो चरित्र में बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। और ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो हर हद कोशिश करते हैं कि अपने चरित्र को बेहतर दिखा सकें आपके सामने। और यही होता हुआ एप्स्टीन फाइल में दिखा। उस फाइल के जितने भी पन्ने खुले हैं, जितने भी चैप्टर्स खुले हैं, उसमें समझ में आता है कि वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, टॉप मोस्ट लोग हैं, वो कितना नीचे तक गिर सकते हैं। और यूएस कोर्ट ने इसे पब्लिक करने का फैसला लिया। और जब सभी लोगों को, ट्रंप को, नितन्याहू को, और अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, उनका भी नाम आया है। पहले तो बोला गया कि जिनका जिनका इसमें नाम आया है वो गलत हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये मैं भी मानता हूं कि किसी डॉक्यूमेंट में नाम आ जाना उसको गलत नहीं ठहराता है। लेकिन आप एप्स्टीन फाइल, यानी कि आपको अगर मिलना, एप्स्टीन किसी भी संवैधानिक पद पे पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था, कोई किसी तरह का पद वो होल्ड नहीं करता था, तो आपको उसके पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप किसी देश के प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रूट बना हुआ है, एक प्रोसेस बना हुआ है, जिसमें आपको जो पद पे व्यक्ति है उनका सहारा लेके मिलना होता है। लेकिन आपको एप्स्टीन के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी, जिसका लगातार व्यक्तित्व ऐसा है कि वो रेपिस्ट है, मतलब वो मैथ टीचर था अपने जमाने में, उसके बाद वो लगातार इन केसों में फंसता आ रहा है। माइनर गर्ल्स का फोटो मिलना, ब्लैकमेल करना, यही उनका काम था। तो उनके साथ अगर आपका नाम बार बार आ रहा है तो जरूर कुछ प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि क्या इस पूरे एप्स्टीन फाइल के उजागर होने से, उजागर तो हो चुका था, इन सारे लीडर्स के चरित्र पर खतरा था? बिल्कुल था। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि आपका देश का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा नरभक्षी है, एक तरह से रेपिस्ट है, मोलेस्ट करता है छोटे बच्चियों का, तो आप कभी भी उसको वोट देंगे क्या? अपना लीडर बनाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो कहीं ये बात सबको पता ना चल जाए। पता चलने का माध्यम क्या है? एप्स्टीन फाइल उजागर होना इंपॉर्टेंट नहीं था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एप्स्टीन फाइल उजागर होने के बाद ये इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू रोटेट नहीं हो और लोगों के साइकोलॉजी में ना घुस जाए, जिससे हमारा वोटिंग परसेंटेज और चरित्र दोनों गिर जाए, जो हमने काफी मेहनत से छिपा के रखा था। तो इस कारण से एक बड़ा
न्यूज दे दो लोगों को, युद्ध करा दो, ताकि लोगों का सारा ध्यान कहाँ हो जाए कि युद्ध हो रहा है, हमें गैस की कमी हो गई, हमें पेट्रोल की कमी हो गई है, और हम फिर इन्हीं चीजों में फंसे रहें और एप्स्टीन से हमारा दिमाग हट जाए, और जिस तरह का चरित्र पहले हम लीडर्स का देख रहे थे, हमारे नजर में वही चरित्र कंटिन्यू कर जाए। तो ये पूरा कारण हमें दिखता है। तो हमेशा ध्यान रखें, युद्ध हमेशा उस कारण से नहीं लड़ा जाता है जो कारण साफ साफ दिखता है। कभी कभी बड़े बड़े युद्ध और ये सारा जो खतरनाक डिस्ट्रक्शन है, ये इसलिए किया जाता है ताकि अपने ऊपर लगे चरित्र के दाग को वो छिपा सकें, ताकि अपना कैरियर खतरे में नहीं आए। लेकिन एक आम आदमी होने के नाते आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है चीजों को खंगालें, अच्छे से समझें, और चाहे आपके देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे इस वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कंट्री का प्रेसिडेंट हो, अगर वो चरित्र से खराब है, वो एक अलग ही सोच रखता है, गंदी सोच रखता है, लेकिन वो दिखाना चाहता है कि वो साफ सुथरा है, तो आप समझदार बने और ऐसे चरित्रहीन लोगों को उनके सत्ता से बेदखल करें, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना ये जाने कि युद्ध जैसा चीज भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप पे अगर कोई दाग लगा है तो वो लगा रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, एक जनता होने के नाते आपको समझना होगा कि आपके जो शासक हैं, अगर वो इस तरह से कृत करेंगे तो इसका थोड़ा कारण तो आप भी हैं, क्योंकि आप आंख मूंद के सारे चीजों पे विश्वास करते हैं। किसी देश का प्रेसिडेंट है तो उसके साथ प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करें, वो हमारा नौकर है, हमने चुन के भेजा है, आप उस तरह से एक्ट करें उनके साथ, ना कि ये एक्ट करें कि हमारा राजा है। नहीं तो फिर साम्राज्यवाद और फिर डेमोक्रेसी में फर्क क्या रहेगा? सिर्फ बोलने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ये छोटा सा एपिसोड मुझे लगा कि शूट करना चाहिए इस युद्ध को लेके, जिसमें डाटा वाइज तो मैंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन एक ओवरऑल प्रोस्पेक्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं इसी तरह के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।